ईरान में सरकार की कार्रवाई के बीच हिंसक झड़पें तेज होती जा रही हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें अब ईरान पर हैं। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच भी लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है। इसी बीच ईरानी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश करने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कड़ी चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है और कहा कि अगर वो हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी किया जाएगा। अब इस पूरे मसले में जापान की एंट्री हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची की तरफ से बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि जापानी प्रधानमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया पर साने तकाइची के बयान को साझा किया गया है, जिसमें अब जापान की तरफ से कड़ी चेतावनी सामने आई है। जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची ने साफ कर दिया है कि जापान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के बल प्रयोग का विरोध करता है। ईरान की जो हालत है, आपके ख्याल से कि क्या हो रहा है और फ्यूचर क्या है, क्योंकि काफी लोगों को वहां अरेस्ट भी किया गया है। वहां पर ट्रम्प भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, उनको ऐसे ही धमकी दे रहे हैं जैसे वेनेजुएला के बारे में उन्होंने बात की थी। तो इस वक्त ईरान की सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं सर? हाँ बिल्कुल, देखो अर्जू, ईरान की सिचुएशन बहुत नाजुक है। जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे कि इकोनॉमिक डिसकंटेंटमेंट के कारण, आज वो फैल गए हैं। ये सच्चाई है कि पहले वो स्टार्ट हुए अर्बन एरिया में, अब वो सेमी अर्बन और रूरल एरिया पूरे के पूरे 31 प्रोविंस के अंदर फैल चुके हैं। और उसका बेसिक रीजन यही है कि एक तो वहाँ इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया, 40% से ज़्यादा है, और कुकिंग ऑयल के रेट तो आसमान छू रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर जो करप्शन बहुत हाईएस्ट है, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही जब से इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हैं। पहली बार ये टीवी पर आए और उन्होंने बोला है कि नहीं, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग वैंडल्स हैं, यानी कि वैंडलाइज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तोड़फोड़ कर रहे हैं, सबोटाज कर रहे हैं, दे आर सबोटियर्स। और ये सब इन्होंने बातें बोली हैं। क्रैकडाउन बहुत भारी तरीके से शुरू हो गया है, जो सड़क पे आएगा उसको देख लेंगे, इस लेवल का क्रैकडाउन शुरू हो गया है। और सुनने में आया है कि इसमें ईरानियन आर्मी अब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई है। ईरान राइटर्स वांट टू प्लीज ट्रंप, ही शुड फोकस ऑन यूएस प्रॉब्लम्स। अब ये डायरेक्ट मैसेज टू ट्रंप भेजा है कि तुम क्यों यहां पे इंटरफेयर कर रहे हो ईरान के मामले में, और हम लोग बैक डाउन नहीं करेंगे, नेशनल यूनिटी को बरकरार रखेंगे, मर्सनरीज फॉर फॉरेनर्स बीच में लोग आ रहे हैं, और आउटसाइड फोर्सेस के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली गद्दार कह रहा है, जो लोग सड़क पे आ रहे हैं उनको कह रहा है गद्दार है, ये बाहर की फोर्सेस के लिए काम कर रहे हैं। और टू प्रेसिडेंट ट्रंप, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स इन आवर ओन कंट्री, ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे खुद के देश में इतनी प्रॉब्लम है, तुम उन पर फोकस करो, ईरान के पीछे तुम क्यों पड़े हो। तो ये सारी की सारी बड़ा लंबा चौड़ा इसने भाषण दिया हमें नहीं ना, लेकिन ये 4-5 पॉइंट यही हैं इसके कि बाहर से साजिश हो रही है, हमारे लोगों को बहकाया जा रहा है, हमारे लोगों में से कुछ गद्दार हैं जो ट्रंप को खुश करने के लिए अपने ही मुल्क में आग लगा रहे हैं, और फिर ट्रंप को ये कहते हैं एंड में कि साहब तुम्हारे खुद देश में इतनी प्रॉब्लम है, तुम अपने देश की प्रॉब्लम सॉल्व करो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 रोज कबल मैंने प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि किस तरह ईरान में मुल्ला सरकार के खिलाफ मुजाहिरीन हर जगह एजिटेशन कर रहे हैं। पहले तेहरान में शुरू हुए, अब छोटे छोटे शहरों गांव तक फैल गए हैं। और ये भी मैंने बताया था, इससे पहले एक और दूसरा प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि ट्रंप ने जो है आयतुल्लाह अली खामनेई को मुतनबा किया है, उसे होशियार किया है कि आप लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना बंद कीजिए, नहीं तो हम कुछ ना कुछ मुदाखलत करेंगे। अब उस वक्त 6 बंदे हलाक हुए थे। उसके बाद दूसरे प्रोग्राम में मैंने बताया था कि 62 तक अमवात हो चुकी हैं। अब कल तक ऐसा कहा जा रहा है कि 538 लोग मर चुके हैं। ये सरकारी आदाद व शुमार है। हकीकत में तो खुदा बेहतर जानता है कितनों को उन्होंने कत्ल कर दिया है। ये वैसे क्या है,
2-2.5 साल पहले भी इस किस्म के मुजाहरे हुए थे, जब महासा अमीनी एक खातून थी, उसको जो मॉरल पुलिस है वहाँ की वो पकड़ के लेके गई कि तुमने जो हिजाब है वो सही तौर पर नहीं पहना। सर पे था उसके, लेकिन भाई पूरा सर नहीं ढांपा और उसके ऊपर इतना जोदो कोब किया कि वो बेचारी मर गई, जिसके बाद पूरे ईरान में मुजाहरे शुरू हो गए थे। लेकिन सरकार ने सख्ती से दबाया तो कुछ वक्त के बाद वो मुजाहरे फिजल आउट हो गए। अब भी सरकार ऐसा समझती है, मुल्ला सरकार, कि ये मुजाहरे हम जब सख्ती करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा। और अब तो हालत ये है, अच्छा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि इन मुजाहिरीन की जो डिमांड्स हैं वो यही हैं कि हमारे ऊपर जो अभी जैसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 40% है, डॉलर का रेट 18.5 लाख रियाल हो गया है। इसकी वजह से हर चीज़ के नर्ख जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, आसमान को छू रहे हैं, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और लोग अभी समझ चुके हैं कि ये सरकार सिर्फ अपने नैरो एजेंडा पर काम कर रही है। जब से आई है इसको सिर्फ इसराइल को मारना है, एटम बम बनाना है, दुनिया में गुंडे बनाने हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूती और हर जगह जहाँ पर भी इस्लामी गुंडे होते हैं ये उनको पैसा देने के लिए पहुँच जाते हैं। और अपने मुल्क के लोगों के पास उनके लिए इनके पास पैसा नहीं है और हर वक्त एटम बम बनाने की करते रहते हैं ताकि वो इसराइल को तबाह व बर्बाद कर सके, जिसकी वजह से अमेरिका ने और यूरोप ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखी हैं। तो उसकी वजह से जो है महंगाई बढ़ गई है, उसका वो तेल नहीं बेच सकते, मार्केट में बेचते हैं ब्लैक मार्केट में तो सस्ते में बेचना पड़ता है। और यूँ समझ लीजिए कि हालत बहुत ख़राब है, बावजूद इसके कि ईरान दुनिया का मेरे ख्याल में तीसरा बड़ा जो है ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज है, लेकिन उसके बावजूद ऑयल और गैस भी है उसके पास, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों की हालत बहुत ख़राब है। अब मैंने बताया था कि ट्रंप ने पहले भी इन्हें होशियार किया था कि आप ये गोलीबारी करना बंद कीजिए, लेकिन वो बाज नहीं आए। और अब तो हालत ये है कि जो वहाँ पे मुजाहिरीन हैं वो खुलम खुला ये नारे लगा रहे हैं कि ट्रंप आ जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि अभी जैसे 3 तारीख को, जनवरी की बात कर रहा हूँ, ट्रंप ने अपने कमांडोज भेजकर जो डिक्टेटर था वेनेजुएला का निकोलस मादुरो, उसको अगवा करा लिया। और उसके बाद जो दूसरी सरकार आई है अब वो पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज वहाँ पे बना रही है। वेनेजुएला तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रखने वाला मुल्क है, लेकिन वहाँ पर भी हालत ये है कि लोगों को छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए क्यूबा जाना पड़ता है, इतना पिछड़ा हुआ मुल्क है। अब ईरान की भी वही हालत है। तो ट्रंप ने जो वेनेजुएला का इलाज किया तो तेहरान के लोग या ईरान के लोग ये समझते हैं कि हमारी भी ट्रंप मदद कर सकता है इसी तरह। और ये ट्रंप ने 6-8 महीने पहले जब ईरान के जो एटॉमिक इंस्टॉलेशंस थे उन पर बमबारी की थी, उस वक़्त उसने कहा था कि अली खामनेई हमें पता है तुम किस बंकर में छुपे हो। तो उनकी जो इंटेलिजेंस है इसराइल की और अमेरिका की, वो उनको सब पता है कि कौन किधर है। उन्होंने एक मर्तबा जो हमास का जो लीडर था इस्माइल हानिये, उसको तेहरान में उड़ा दिया था। ये हालत है उनकी इंटेलिजेंस की, इसराइल की। लेकिन ये लोग सुधरने का नाम फिर भी नहीं ले रहे। अभी ईरान का जो पार्लियामेंट का स्पीकर है उसका नाम है मोहम्मद बाकर कलीबाफ। उसने
कल पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर की और कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई मुदाखलत की अमेरिका ने या ट्रंप ने, तो फिर हम जो अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं, मतलब मिडिल ईस्ट में हैं या दूसरी जगहों पे, जैसे पिछली मर्तबा उसने कतर में जो अमेरिका का अड्डा था उसके ऊपर मिसाइल फेंके थे, तो ये वही धमकी दे रहा है कि हम उनको निशाना बनाएंगे, इसराइल को निशाना बनाएंगे। लेकिन अभी आपको मालूम है कि ईरान की क्या हैसियत है, वो इसराइल का तो मुकाबला करने से रहा, अमेरिका से क्या मुकाबला करेगा। अच्छा, फिर इसके अलावा मैंने पहले भी बताया था, फिर पता चला है कि जो 1979 में जो रज़ा शाह पहलवी शहनशाह था ईरान का, उसका जो साहिबजादा क्राउन प्रिंस वली अहद रज़ा पहलवी, वो आजकल अमेरिका में है और उसने बयान में कहा है कि मैं तैयार बैठा हूँ, जैसे ही ये सरकार गिरेगी मैं ईरान पहुँच जाऊँगा। लेकिन उसने साफ साफ कह दिया है, मुझे बादशाह बनने का कोई शौक नहीं, मैं चाहता हूँ ईरान में जमहूरियत हो, ईरान में सुकून हो, अमन अमान हो, लोगों को अपने हकूक मुयस्सर हों। तो खैर, टू कट इट शॉर्ट, अच्छा इसके अलावा ये भी पता चला है कि अमेरिका के अलावा जापान की जो वजीर आज़म है उसने भी इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि ईरान में मासूम मुजाहिरीन, पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। और वैसे ये भी पता चला है कि ईरान सरकार ने सख्ती और बढ़ा दी है और पुलिस और फौज को मुकम्मल इख्तियार दे रखे हैं कि वो जब भी चाहें मुजाहिरीन के ऊपर गोली चला सकते हैं। यानी अभी उनको कोई फिक्र नहीं 500 मरते हैं या 5000 मरे, अब देखें इसका इलाज क्या होता है। वैसे जहाँ तक हमें वेनेजुएला का पता है कि उसके जो आमिर थे, डिक्टेटर थे, उसको निकालने के लिए अमेरिका ने 6 महीने से तैयारी की थी। अगस्त महीने से वो इसकी रिहर्सल करते रहे थे, तब कहीं जाकर वो 3 तारीख को उसको हटाने में कामयाब हुए। अब भी इसने तो कह के रखा है, मैंने प्रोग्राम में बताया था, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, ट्रंप ने कहा था। अब वो कब इसका ईरान का फैसला करता है और कब इसके ऊपर कोई भी कदम उठाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जापान ने अपने इस बयान के जरिए ईरान की सरकार को भी चेतावनी दी, तो दूसरी तरफ जापान ने जो बयान दिया है वो अमेरिका के लिए भी सीधा संदेश माना जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान ईरान में रहने वाले जापानी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करता रहेगा। तो ये बड़ा बयान जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाची की तरफ से सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाची ने कहा कि जापान सरकार ईरान में बिगड़ती स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करती है, क्योंकि उसे ऐसी खबरें मिली है कि चल रहे विरोध प्रदर्शनों में कई नागरिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। जापान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के बल प्रयोग का विरोध करता है। जापान को पूरी उम्मीद है कि वर्तमान स्थिति का समाधान शांतिपूर्ण माध्यमों से शीघ्र ही हो जाएगा। जापान ईरान में रहने वाले जापानी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करता रहेगा। और ये सच्चाई है कि आज की तारीख में सारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोग सड़कों पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो प्रेजेंट रिजीम है अयातुल्लाह अल खमैनी की, जो कि बिल्कुल फेल होगी, वो अभी जानी चाहिए। तो ये उनकी डिमांड है। और अभी जिस प्रकार से 13-14 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को, इसके अंदर 100 के करीब लोग मारे भी गए हैं। और अभी जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दे दी है, उसने ये कहा कि हम वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। अगर जो अयातुल्लाह अल खमैनी की गवर्नमेंट है वो कोई फोर्स का इस्तेमाल करती है प्रोटेस्टर के अगेंस्ट या इनके ऊपर गोलियां वगैरह चलाई जाती है, तो फिर हम इंटरवीन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे प्रोटेस्टर्स को काफी उत्साह मिला है और वो सोचते हैं, जैसे अभी वेनेजुएला में हुआ है, निकोलस मादुरो को हाईजैक करके लेके चले गए ये, तो ऐसा अब उनको माहौल लग रहा है और इसलिए ये प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। अब इसकी 3-4 और वजह है जो हमें देखनी चाहिए। जो
एक तो ये सच्चाई है कि यूं तो ईरान ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है, मगर खुद की उसकी इकोनॉमी हालत अच्छी नहीं। उसका अगर आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखें, उसका जो फॉरेन रिजर्व है वो $34 बिलियन के करीब है, उसकी जीडीपी 430 के करीब है, उसका जो पर कैपिटा इनकम भी कोई खास अच्छा नहीं था, और जो इनका जीडीपी ग्रोथ था वो 3.5 के करीब था। मगर सच्चाई ये है कि जब से इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हैं, अभी अमेरिका ने और भी लगा दिए, जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसके बाद ईरान की स्थिति और भी खराब हो गई। तुम ईरान की तरफ क्यों देख रहे हो? तुम्हारा क्या मामला है ईरान का? ये इनका कहना है। Iran's exiled crown prince rises as a figure in protests decade after leaving his homeland. Reza Pahlavi has been in exile for nearly 50 years. His father, Iran's Shah, was so widely hated that millions took to the streets in 1979, forcing him from power. Nevertheless, Iran's crown prince Reza Pahlavi is trying to position himself as a player in his country's future. अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि रजा पहलावी है जो इनके फादर हैं, उनको बहुत हेट किया जाता था, बड़ी नफरत थी, तो लोग सड़क पे आ गए। ये इस्लामिक जो रेवोल्यूशन हुई थी, खुमैनी जो ओरिजिनल था, खुमैनी, ठीक है जी, तो खुमैनी जब आया था, ये तब की बात कर रहे हैं 1979 की, जब शाह को पता लगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तो शाह ने हवाई जहाज में सब चीजें डाली और शाह हो गया फुर, अमेरिका जाके बैठ गया। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरखास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।